स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन टू द चैनल। आप सभी का इस चैनल में बहुत स्वागत है। कैसे हो सब? बढ़िया होना, बढ़िया ही चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल लॉ का चैप्टर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। सीरियसली चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी है, आप लोगों को पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। लेकिन चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो इसलिए इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके कवर करेंगे। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव एंड इसके स्कोप की। अपकमिंग वीडियोस में चैप्टर को धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। एज यू ऑल नो कि इंडिया को इंडिपेंडेंस कब, आज़ादी कब मिली थी? 1947 में। उस टाइम पर हमारी कंट्री के इकॉनमी लो ही थी और एक टाइम था जब हमारा इंडिया कहते मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ही क्या था, डिपेंड था। हमारा इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ही डिपेंड था। लेकिन अपने इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए ज़रूरी था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आए इंडिया में, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में आए। तो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन आई मतलब इंडिया में नंबर ऑफ फैक्ट्रीज बनाई गई, मतलब इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने के लिए बहुत सारी फैक्ट्रीज बनाई गई। अब उन फैक्ट्रीज में काम कौन करते हैं? वर्कर्स काम करते हैं। वर्कर्स माने तो मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, ये सब क्या थे? काम कर रहे थे। मतलब एक फैक्ट्री में मैन भी, वुमेन भी, चिल्ड्रन भी, ये सब लोग क्या करते थे? काम करते थे। लेकिन ये जो वर्कर्स काम करते थे ना, इनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, इनका शोषण किया जाता था। कैसे? वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कैसे किया जाता था? सबसे पहले तो टाइम लिमिट। ये जो वर्कर्स काम कर रहे हैं ना, इनसे दिन रात काम करवाया जा रहा है। कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, कोई वर्किंग आवर ही नहीं है सेट किए हुए कि आपको कितने घंटे काम करना चाहिए। दिन रात काम कर रहे हैं। अब आप सबको पता है कि जो फिक्स आवर होते हैं, अगर हम उनसे ज़्यादा काम करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, तो हमें पे मिलती है, एक्स्ट्रा पे मिलती है। लेकिन इनको जो ये वर्कर्स थे तब इनको कोई ऐसा पे नहीं मिलता थे। ना ही तो इनके वर्किंग आवर की कोई लिमिट थी, ना ही इनके वेजेस का कोई हिसाब था। इवन इनको लीव भी नहीं मिलती थी। अगर ये छुट्टी लेते थे तो वो भी इनका पैसा कट, ठीक है। और इनकी हेल्थ के रिगार्डिंग भी कुछ ध्यान नहीं रखा जा रहा था। मतलब ये ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी स्मेल है या जहाँ का इन्वायरमेंट क्लीन नहीं है। मतलब उनको सिर्फ काम से मतलब था कि वर्कर्स काम करें। उनकी हेल्थ खराब हो रही है, हेल्थ पर कोई बुरा असर पड़ रहा है, कुछ नहीं देखा जा रहा था। ना ही जो वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी का कोई ख्याल रखा जा रहा था। सेफ्टी माने तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत जोखिम भरे होते हैं, है ना। तो ऐसी सिचुएशंस में भी इनकी सेफ्टी के रिगार्डिंग कोई प्रिकॉशंस नहीं थे। तो इस तरह से इन वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। दिन रात इनसे काम करवाया जा रहा है। इनकी वेजेस का कोई हिसाब नहीं है, इनकी हेल्थ की, इनकी सेफ्टी का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। जिस वजह से क्या हुआ, इस एक्ट का आना बहुत ज़रूरी था ताकि वर्कर्स को इस तरह से एक्सप्लॉइट ना किया जाए। एक तरह से देखा जाए तो ये वर्कर्स गुलामों की तरह तो काम कर रहे हैं, दिन रात बस लगे हुए हैं काम पर, ठीक है। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए ही फैक्ट्रीज एक्ट का आना बहुत ज़रूरी था। तो सबसे पहले इंडिया में फैक्ट्रीज एक्ट आया था 1881 में। फिर इसको रिप्लेस किया गया 1889 में, फिर उसको आगे 1911 में। अब ये जो एक्ट 1881 में आया था उसको फर्दर रिप्लेस क्यों किया गया? क्योंकि कुछ ना कुछ खामियां रह जाती हैं, कुछ ना कुछ वीकनेस रह जाती हैं, कमियां रह जाती हैं एक्ट में, जिसके लिए उसको रिप्लेस करना पड़ा और न्यू एक्ट बनाना पड़ा, ठीक है। पहले 1881 में, फिर 1889 में आया, फिर एक्ट रिप्लेस होके 1911 में आया। एज वी ऑल नो कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे हमारी नीड्स भी चेंज होती हैं। तो इन्हीं बदलती ज़रूरतों को ध्यान में रखकर फिर एक 1934 में एक्ट बनाया गया जिसने ये प्रीवियस एक्ट की जो प्रोविजंस थी ना उसको रिप्लेस किया। इस एक्ट में न्यू प्रोविजंस थी वो सेट करी गई। और फाइनली फिर क्या हुआ, 28 अगस्त 1948 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक न्यू एक्ट पास हुआ जो हम पढ़ते हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948। लेकिन ये लागू कब हुआ? केम इनटू फोर्स
1 अप्रैल 1949 में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 1948 में पास हो गया, लेकिन ये लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 1949 में। इतना समझ में आया कि इंडिया में इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन का आना जरूरी था, जिसके लिए नंबर ऑफ फैक्ट्रीज सेट की गई जिसमें वर्कर्स काम करते थे। वो वर्कर्स मैन वुमेन चिल्ड्रन सब इसमें काम करते थे, लेकिन इनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, इनका शोषण किया जाता था। मतलब कि इनके वर्किंग आवर्स कुछ सेट नहीं थे, ना ही इनकी वेजेस का कोई हिसाब था, ना ही इन्हें लीव दी जाती थी, ना ही इनकी हेल्थ और सेफ्टी के रिगार्डिंग भी कुछ भी प्रिकॉशंस नहीं थे। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए इस एक्ट का बनना जरूरी था, इसलिए ये एक्ट बनाया गया जो 80-81 में इंडिया में सबसे पहले आया था, लेकिन उसको 80-89 1911 ऐसे रिप्लेस हुआ। फिर फिर क्या हुआ, 28 अगस्त 1948 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये एक्ट पास हुआ, जिसको लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 1949 में। तो हम किस एक्ट के बारे में बात करेंगे? फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की। ये थे इसका इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री। ठीक है, अब बात करते हैं इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। सबसे पहले तो हेल्थ, कहते हैं आपके जहाँ जो ये वर्कर्स काम करते हैं उनकी अच्छी हेल्थ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी। ये नहीं कि आप उनको गुलामों की तरह काम करवा रहे हो और उनकी हेल्थ का कोई ख्याल ही नहीं है। इसके लिए क्या है, आप उनको नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट दो, ऐसा एनवायरनमेंट दो जिससे उनकी तबीयत ना बिगड़े। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्कर है, वो ऐसी जगह काम कर रहा है जहाँ इतनी स्मेल है जिसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ रही है, उसकी हेल्थ पे बुरा असर पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट दो। आपकी फैक्ट्री में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, एडुकेट लाइटिंग होनी चाहिए, ठीक है, वहाँ पे वेंटिलेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, वहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल सेट होना चाहिए। इन शॉर्ट, ऐसा फैसिलिटी, ऐसी अरेंजमेंट होनी चाहिए जिससे वर्कर की हेल्थ के ऊपर कोई बुरा असर ना पड़े। नेक्स्ट है सेफ्टी। अब सेफ्टी देखो, वर्कर से अगर आप काम करवाते हो तो उसकी सेफ्टी की जिम्मेवारी भी बनती है। ठीक है, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो बहुत ही जोखिम भरे होते हैं। नो डाउट वर्कर को वो काम तो करना है, लेकिन उसके सेफ्टी का ख्याल भी तो रखो ना। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, आपकी मशीन्स प्रॉपरली फेंस्ड होनी चाहिए। ठीक है, सारे प्रिकॉशंस अवेलेबल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि आपकी फैक्ट्री में ऐसा काम होता है जहाँ पर आग लगने के बहुत चांसेस हैं, तो फायर एक्सटिंग्विशर का अरेंजमेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट है वेलफेयर। अब वर्कर की हेल्थ और सेफ्टी के साथ साथ उसके वेलफेयर का भी ख्याल रखना। मतलब आपकी फैक्ट्री में ड्रिंकिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, फर्स्ट एड फैसिलिटी होनी चाहिए, वहाँ पे लंच रूम होने चाहिए। ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज़ भी क्या है, होनी चाहिए। वर्कर के लिए एक रेस्ट रूम होना चाहिए। रेस्ट रूम कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक वर्कर है, ठीक है, उसका काम क्या है कि उसने सारा दिन खड़े होकर ही काम करना है, तो ये नहीं कि उसको बस खड़ा ही रखो, बीच में उसके लिए कुछ रेस्ट रूम होना चाहिए, जिससे क्या है कि वो कम से कम 10-15 मिनट थोड़े टाइम के लिए रुककर रेस्ट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है वर्किंग आवर। कहते कि इस एक्ट के अकॉर्डिंगली कहते कि एक वीक में, एक हफ्ते में आप किसी भी वर्कर से 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते हो। अगर करवाते हो, अगर मान लो कोई ओवर टाइम करता है तो उसको उसकी एक्स्ट्रा पे दो। ठीक है, ये भी नहीं है कि उससे सारा दिन काम करवा रहे हो और आप क्या उसके जो एक्स्ट्रा पैसे बनते हैं वो भी मार रहे हो। नहीं, पहली बात तो कहते हैं एक हफ्ते में आप 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते। करवा रहे हो, ओवर टाइम करवा रहे हो तो एक्स्ट्रा पे भी करो। ठीक है, और उनको वीकली हॉलीडे भी दो। ठीक है, प्रोविजंस फॉर वुमेन। अब जो वहाँ पे लेडीज़ काम करती हैं उनके लिए भी स्पेशल प्रोविजंस बनाई गई हैं। और लाइक जो आप कहते हैं आपके जो वुमेन वहाँ पे काम करती हैं तो उनके लिए सेपरेट वॉशरूम्स होने चाहिए। ठीक है, उनके लिए वहाँ पे मैटरनिटी आपको लीव देनी होगी। अगर लेडीज़ प्रेग्नेंट है तो उस टाइम पे ये नहीं कि आप उनसे भारी भरकम काम करवा रहे हो, आप उनको छुट्टी नहीं दे रहे, नहीं, उनके लिए मैटरनिटी लीव होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ पे क्रचेस भी होने चाहिए। मान लो आपकी फैक्ट्री में 30 या 30 से ज़्यादा लेडीज़ जो है वो काम करती हैं, वुमेन। ठीक है, तो अब कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनके साथ उनके छोटे बेबीज़ भी होते हैं, तो उनके बेबीज़ के ख्याल रखने के लिए आपके पास वहाँ क्रच फैसिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, और ये भी होना चाहिए कि हाँ, आप लोग क्या लेडीज़ को शाम के बाद रात की ड्यूटी के लिए भी फोर्स नहीं कर सकते हो, फोर्सफुली आप उसको रोककर काम नहीं करवा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा लेडीज़ के लिए और हाँ कि आप उनको क्या है ज़्यादा ओवर वेट का भी भार नहीं उठवा सकते हो। ठीक है,
तो ऐसे स्पेशल प्रोविजंस वुमेन के लिए बनाई गई हैं। इसके अलावा कहते हैं कि क्योंकि आपको पता है कि मेनली बेसिक जो मेन एम क्या है इस एक्ट का, मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है ना कि अपने वर्कर्स को सेफ्टी प्रोवाइड करना, उनकी हेल्थ का ख्याल रखना, ठीक है, और उनको क्या है वेलफेयर, उनके वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए ही एक्ट बनाया गया ना। तो इसके लिए कहते हैं जो इंडस्ट्रियल एग्जामिनर होता है उसको इंडस्ट्रियल साइट्स पे जाना चाहिए ताकि वो ये एग्जामिन करे, वो ये मॉनिटर करे कि फैक्ट्री में वर्कर्स की हेल्थ एंड उसकी सेफ्टी के रिगार्डिंग क्या क्या अरेंजमेंट्स हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या एक्चुअल में वो उस फैसिलिटीज़ को वो अपने वर्कर्स को फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कि सच में वहाँ पर उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग, उनकी सेफ्टी के रिगार्डिंग, उनके वेलफेयर के रिगार्डिंग अरेंजमेंट्स हैं वहाँ पर। और अगर कहते ये एक्ट कहता है कि कोई उन प्रोविजंस को नहीं मानता है जो वर्कर्स के वेलफेयर के लिए, उनके सेफ्टी के लिए जो प्रोविजंस इस एक्ट में बनाई गई हैं, अगर वो प्रोविजंस नहीं मानते हैं तो वहाँ पे आपको क्या, उनको पेनल्टी लगेगी। सो ऑल दिस आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। क्रक्स में एक बार शॉर्ट देख लो। वर्कर्स की हेल्थ के रिगार्डिंग कि वहाँ पे प्रॉपरली सारा लाइटिंग सिस्टम, वेंटिलेशन, क्लीनिंग वगैरह होनी चाहिए, सेफ्टी के लिए प्रिकॉशंस होने चाहिए, वेलफेयर के लिए, उनके ड्रिंकिंग के लिए, उनके फर्स्ट एड के लिए रेस्टरूम वगैरह ये सब होने चाहिए। वर्किंग आवर्स में की भी एक लिमिट होनी चाहिए कि इतने ही घंटे आपको काम करना है, प्लस वर्कर्स को लीव भी देनी चाहिए। एक होना चाहिए कि हाँ एक वर्कर एक साल में कितनी छुट्टियां ले सकता है, उनको वीकली हॉलीडे भी मिलनी चाहिए, ठीक है। जो वुमेन है उनके लिए भी स्पेशल प्रोविजंस बनाई गई हैं, ठीक है। और जो इन प्रोविजंस को नहीं मानते हैं उनको क्या पेनल्टी लगती है। इसके लिए ये है कि जो इंडस्ट्रियल एग्जामिनर होता है वो प्रॉपरली जाके एग्जामिन करे कि क्या उनको ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है या फिर नहीं। ये था इसके ऑब्जेक्टिव्स। अब बात कर लेते हैं इसके स्कोप के बारे में। स्कोप में क्या है कि ये जो एक्ट है ये सारी की सारी इंडिया में इंक्लूडेड है, मतलब सारी इंडिया में एप्लीकेबल है, इंक्लूडेड जम्मू एंड कश्मीर। ओके, जम्मू एंड कश्मीर में भी सारी होल इंडिया में क्या ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। दूसरी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की फैक्ट्री है चाहे स्टेट गवर्नमेंट की फैक्ट्री है, सब पर ही ये एक्ट क्या है, लागू होता है। वो बात अलग है कि अगर मान लो किसी गवर्नमेंट ने कहा है कि इस पर्टिकुलर फैक्ट्री को हम लोग इस एक्ट के अंदर नहीं डालेंगे तो उसके ऊपर ये एक्ट नहीं लगेगा, अदरवाइज सभी के सभी फैक्ट्रीज के ऊपर ये एक्ट क्या है, लागू होता है। तीसरी बात, जो भी बेनिफिट्स है ना वो उन्हीं को मिलेंगे जो फैक्ट्री में काम करते हैं, वो या फिर कह सकते हो कि वो वर्कर्स को जो इस एक्ट के अकॉर्डिंगली वर्क, जो मीनिंग है वर्कर का, ठीक है। हम अब नेक्स्ट वीडियो में यही पढ़ेंगे कि इस एक्ट के अकॉर्डिंगली फैक्ट्री किसको कहते हैं, वर्कर किसको कहते हैं, ठीक है। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंगली जो वर्कर का मीनिंग होता है ना, ठीक है, वही वाले वर्कर्स को क्या है, इसके बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि वो ऐसा क्या है, वो ऐसी कौन सी जगह है जहां पर ये एक्ट लागू नहीं होगा। सबसे पहले तो रेलवे में, माइंस में, आर्म फोर्सेस में, ठीक है, कोई भी ईटेबल प्लेसेस हैं लाइक होटल्स, रेस्टोरेंट्स, इन जगहों पे क्या है, ये एक्ट लागू नहीं होगा। फिर से सुन लो, रेलवे शेड्स में, माइंस में, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस में, ईटेबल प्लेसेस लाइक होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, इन जगहों पर ये एक्ट लागू नहीं होगा। तो आई होप आपको इसका इंट्रो, हिस्ट्री, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स ये सब समझ में आ गया होगा। अपकमिंग वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो कि कवर होती हैं इस एक्ट के अंदर, और हम ये भी देखेंगे कि फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंगली फैक्ट्री किसको कहते हैं, वर्कर किसको कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, यंग पर्सन क्या होते हैं, कैलेंडर ईयर क्या होता है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम अपकमिंग वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।